हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट यूजी। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने नीट 2021 के एग्ज़ाम को, भले ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड, थर्ड, कोई भी अटेम्प्ट हो, आप उस अटेम्प्ट में कैसे उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ आपके सामने लिख रखे हैं। हम इन पॉइंट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप इन पॉइंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने नीट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके मैंने क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना अमंग 16 लाख स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें से तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक ट्राई देने के लिए क्लास 12th के बाद कि कैसा होता है एग्ज़ाम, उस कोशिश में ये एग्ज़ाम देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन तो की होती है लेकिन उतना अप टू द मार्क नहीं किया होता है कि वो अच्छे नंबर स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और कुछ बच्चे, बहुत ही कम परसेंटेज के ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो टॉपर्स रियली फॉलो करते हैं एंड जिनको आप फॉलो करके भले ही आप टॉपर ना बने लेकिन एक अच्छा स्कोर आप पाके अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपने जो कोई भी ड्रीम कॉलेज हो उसमें आप एडमिशन ले सकें। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी। मैंने इन 8 पॉइंट्स में डिसिप्लिन का जिक्र कहीं नहीं किया है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें खुद मेंटेन करना है और कोई दूसरा इंसान हमको नहीं बता सकता कि हमें अपनी ज़िंदगी में या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी काम कर रहे हों उसमें डिसिप्लिन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप वाकई में नीट 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है नो प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहुत बुरी आदत होती है बच्चों की कि हम, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉलो टाइम टेबल। फॉलो टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप फॉलो कर सकें। नाउ ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का क्या रिलेशन है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं तो ज़्यादातर हम चीज़ें सबसे गलत चीज़ हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेते हैं जो हमें खुद पता होता है कि हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसको बनाते हैं इस उम्मीद में कि हम उसे फॉलो करेंगे और ऐसा भी होता है कि हम उसे फॉलो भी कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम सबको पता है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है उस टाइम टेबल को फॉलो करते करते कि हम नेक्स्ट डे से उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं एंड बैक टू प्रोक्रेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तो दिस वे ये दोनों पॉइंट्स लिंक्ड हैं। सो मेक श्योर कि आप एक टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पे मजबूर ना करे। नाउ अब हम अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते क्यों हैं? आपको ये लगेगा कि ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बट स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम इन्हीं पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि अगर हमने साल भर पढ़ाई की होती एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तो शायद आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेंगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे बहुत अच्छे से सो आई एम डैम श्योर कि आप अपना नीट एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे बनाएं और हम एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल क्यों बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने का रीज़न ये होता है हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है कि येस हम नीट एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि आपका कंपटीशन कितने लोगों में है। हम ज़रूरी
जनरली हम कंपटीशन कितने लोगों में समझते हैं, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने एनरोल किया होता है। लाइक लास्ट ईयर यानी कि नीट 2020 के एग्ज़ाम में 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। एंड हम सबको पता है कि पूरे के पूरे 16 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते हैं, और पूरे 16 लाख स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज या कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि हमारा कंपटीशन कितने में है। सो जो लोग अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 30 to 40%, आप ऐसा मान के चलें कि 30 to 40% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास 12 के बाद एग्ज़ाम देने आते हैं। या तो उनका दिल कर रहा होता है एग्ज़ाम देने का, एक एक्साइटमेंट होती है कि हमने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है तो हम नीट भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। या फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम्हें एक ट्राई देना चाहिए क्योंकि तुमने क्लास 12 के एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किया है तो तुम इसमें भी कर लोगे। या वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक ट्राई दें। जो कोई भी रीज़न हो, 30 to 40% स्टूडेंट्स क्लास 12 के ये एग्ज़ाम देते हैं। तो अब बात ये आती है कि उस 30 to 40% स्टूडेंट में कितने परसेंट्स बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में नीट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। सो वो हार्डली 5 से 10% बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, जिन्होंने उतनी अप टू द मार्क पढ़ाई की होती है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भले ही अपने ड्रीम कॉलेज लाइक एम्स दिल्ली वगैरह ना जा पाएँ, लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज में ज़रूर जा पाए, एक गवर्नमेंट कॉलेज में। और बचा हमारा 60%, उसमें से अगर हम माने कि 30% हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट वाले हैं, मतलब ड्रॉपर्स हैं, तो उसमें से भी ड्रॉपर्स में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो वो उसको क्रैक ही कर लेगा। ओके, तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। तो उस 30% में से अगेन हमें 10 से 15% बच्चे ऐसे मिलते हैं जो अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। अब क्रैक करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो एडमिशन मिल जाए। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने 550 से 600 के बीच में स्कोर किया, बट उनको उतना अच्छा कॉलेज ना मिला हो, तो वो अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए अपना ड्रॉप देते हैं कि अगर हमने 600 स्कोर कर लिया ना, तो हम नेक्स्ट ईयर हम 700 स्कोर ज़रूर कर सकते हैं, या 640 प्लस तो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं अगर हम अपनी कुछ वीक एरियाज़ या जहाँ पे हमने मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स वगैरह, उन सबको पॉलिश कर लें अच्छे से। ओके, नाउ जो टॉपर का जो आता है ना, वो आता है बचे हुए 30% पे। नाउ ये टॉपर की कैटेगरी 30% की क्या है, ये वो कैटेगरी है जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जाते हैं, जैसे कि कोटा, मतलब कोटा में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एलन एंड ऑल, यहाँ जाते हैं ना। एक चीज़ आपको और मेक श्योर करनी होगी, ये चीज़ समझनी होगी कि जो बच्चे एलन जाते हैं या वहाँ के किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना नीट एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी इंसान ने अगर अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है तो वो नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, अगर उसने ड्रॉप लिया है तो वो नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, अगर उसने कोचिंग में एडमिशन लिया है तो वो नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। हाँ, उसमें डिले ज़रूर हो सकता है। तो इस चीज़ को समझिए कि आपका कंपटीशन कितने लोगों में है। अब आपका कंपटीशन कितने लोगों में है ये आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दी क्लास 12 वाली, उसकी आपको ज़्यादा फिक्र करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो झक मारने आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने एग्ज़ाम में। और बची हुई कैटेगरी जो ड्रॉपर्स की होती है, हाँ, उसमें से आधे % को आप रियली सीरियस कंसिडर कर सकते हैं। और जो हमारा बचा थर्ड कैटेगरी है हमारी, वो बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स की है। तो वो स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो सेकंड टाइम में क्रैक करते हैं या थर्ड टाइम में क्रैक करते हैं। तो आपको देखना होगा कि अगर आपको पासिंग मार्क्स यानी कि 540 प्लस, अब तो 540 की कोई वैल्यू भी नहीं रही, अब 600 प्लस को बेसिकली एक आइडियल नंबर माना जाता है आपके जो मेडिकल कॉलेज है, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ एडमिशन लेने के लिए। टिल 2019 540 को काफ़ी अच्छा माना जाता था। अब 2020 के अकॉर्डिंग
उसको अच्छा स्कोर नहीं माना जाता है। मतलब अच्छा स्कोर है बट उतना नहीं कि आप कंसिडर करें कि आपको ड्रीम आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप ड्रॉपर्स की कैटेगरी में अगर आना चाहते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छा पासिंग मार्क्स स्कोर करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, यू आर फाइन विद इट। अगर आप टॉपर की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उतनी ही मेहनत करें ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें। अब बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज तो एम्स दिल्ली होता है और वहाँ सीट्स हमें पता है 107 होती है, तो नॉट पॉसिबल। तो आप खुद समझ लो, उसमें से भी रिजर्व्ड कैटेगरीज वगैरह होती हैं, तो आप खुद समझ लो कि आप कितने पानी में हो और आपको कितनी मेहनत करनी है कि अगर आपको वाकई में एम्स दिल्ली जाना है। खैर मेरी बात यहाँ पे एम्स दिल्ली वगैरह की नहीं है, मैं एक सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। तो आई होप आपने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ये काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है क्योंकि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल ही आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वुड कम, बच्चे पूछेंगे कि हम पढ़ें कितनी देर। ये सबसे आई वुड से हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है और बहुत मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही इस क्वेश्चन के आंसर को रियली फॉलो करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली 6 मंथ स्ट्रैटेजी है। दैट मीन्स आपके पास 6 मंथ ही, और आप 6 मंथ ही कंसिडर करो इसको, कंप्लीट 6 मंथ, ओके। एंड इन 6 मंथ में भले ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, डज़ नॉट मैटर, ठीक है। कोई भी अटेम्प्ट हो, कुछ भी हो, इट रियली डज़ नॉट मैटर। जो मैटर करता है वो ये कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जो आप फॉलो कर सकें। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 घंटे का, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? योर टाइम टेबल शुड बी ऑफ 10 आवर्स, ठीक है ना। इस 10 घंटे को आपको कैसे डिफ़ाइन करना है, मैं इस चीज़ को भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, सॉरी थोड़े मैंने टेढ़ा लिखा है, आई एम लेफ्ट हैंडेड, सो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। इस 10 घंटे को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा आप अपना बायो को दो, बी फॉर बायो। 3 घंटा आप अपना केमिस्ट्री को दो और 3 घंटा आप अपना फिज़िक्स को दो, ठीक। सो अब आप ये सोचोगे कि नहीं यार, बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो 360 नंबर की होती है, तो हमें उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को देना चाहिए। लेकिन हमारी फ़िज़िक्स वीक है तो हमें फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और इसी चक्कर में बच्चे अपना अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना बैठते हैं और वो उसको रियली फॉलो नहीं करते, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। दैट इज़ वाई मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आपके दिल में जितनी भी एक्साइटमेंट हो फिज़िक्स बहुत पढ़ने की, बायो बहुत पढ़ने की, उन सब को ख़त्म कर दीजिए। चुपचाप सीधे सीधे आप 3 घंटा बायो पढ़ो, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, 3 घंटा फिज़िक्स पढ़ो। ये आपके पूरे टोटल 9 आवर्स हो गए। अब बचा हुआ आपका 1 घंटा आपको रिवीजन में देना है। उस 1 घंटे को रिवीजन में आप कैसे फॉलो करोगे मैं आपको बताती हूँ। आधे आधे घंटे में डिवाइड कर लो, 30 मिनट प्लस 30 मिनट। सुबह उठ के 30 मिनट जो आपने कल रात में कल के पूरे दिन जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लो। फिर रात में सोने से पहले आज जो आपने पूरा दिन पढ़ा उसको 30 मिनट में रिवाइज़ कर लो। इससे पता है क्या होगा, आपका 2 बार रिवीजन एक दिन में हो रहा है। यानी कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब आपका एग्ज़ाम एट हैंड होगा, तो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उस चीज़ का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आप कैसा कैसा टाइम टेबल मतलब अपना बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट विल बी सून अपलोडेड। नाउ सिलेबस कंप्लीशन 6 महीना है। सबसे पहली बात तो ये, बच्चे ये सोचेंगे कि हम अभी अक्टूबर का मंथ है, ओके, अब हम दिसंबर में जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और बच्चों को पता है उनकी कैपेसिटी सिलेबस कंप्लीट करने की जनवरी या फरवरी तक है, तो रियलिस्टिक रहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई करिए कि आप अपना कोर्स जनवरी तक कंप्लीट कर लें, ओके, क्योंकि आपको जनवरी तक कंप्लीट करना ही है, ओके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और वैसे भी 2020 की वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। अब हमें अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक एकदम जम के पढ़ाई करनी है और नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो अब हमें अपना सिलेबस कंप्लीशन कब तक करना है? सिलेबस कंप्लीशन हमें अपना मोस्ट प्रोबेबली अगर आप दिसंबर तक कर सकते हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जनवरी तक मेक श्योर कि आप उस चीज़ को कर लें, ठीक है।
जनवरी वुड बी परफेक्ट. नाउ कम्स रिविज़न. अब आपको रिवीजन कैसे करना है, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि आपका जो टाइम टेबल वाली वीडियो होगी उसमें होगा, ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है. लेकिन अगर मैं अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन के बाद वाला अगर मैं आपको रिवीजन बताऊं, तो आपने जनवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया. नाउ फ्रॉम द फेब्रुवरी आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रॉम फेब्रुवरी टू अप्रैल आप अपना रिवीजन करो और दिन में 3 घंटे ऐसे निकालो जहाँ पे आप अपने वीक एरियाज़ या जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है अभी भी, या आपको लगता है कि आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पॉलिश करना है, आप उन 3 घंटों में उसको पढ़ो. दिस इज़ हाउ योर रिविजन विल बी. नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे इग्नोर करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट, मतलब जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो वो उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि काश हमने मॉक टेस्ट लगा लिया होता. तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप इसके साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको लगाना ही लगाना है मॉक टेस्ट अपना. मिनिमम 10 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं. बाकी आप मैक्सिमम जितना भी ले जा सकते हो वो आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन मिनिमम आपको 10 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं, ठीक है. मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है. नाउ सी, आपने मान लीजिए अपना जनवरी में कोर्स कंप्लीट कर लिया, आज फरवरी 1 है. आपने क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो मेंटेन ये करना कि आप अपने शॉर्ट नोट्स रखना रिवीजन के लिए. अगर आप बुक से पढ़ते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बुक में एक बुक में आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करें जो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के टाइम पे पढ़ेंगे. आप रिवीजन कर लिया आपने बहुत अच्छे से, ठीक है. 5 से 6 घंटे आपने लिए, पूरा अपना कोर्स रिवाइज कर लिया. ये जो भी आप, अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अपना रिवीजन कर लिया अच्छे से. उसके बाद क्या किया आपने, अपना मॉक टेस्ट दिया. फिर मॉक टेस्ट देने के बाद क्या होगा, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं किया तो ये समझ लीजिए आप अपना नीट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे. मॉक टेस्ट दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए. अपना कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो बच्चे लूज़ करते हैं अपना फिज़िक्स का पेपर देख के, क्योंकि हम जब फिज़िक्स का पेपर देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या होता है, ओ शिट हम तो कर ही नहीं सकते. जबकि हमको, मतलब हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं और कह देते हैं हम नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ये फिज़िक्स है, हमें इतना ज़्यादा डर लगता है. तो ऐसा मत करिए, बहुत कॉन्फिडेंस रखिए अपने में. आपने जितना पढ़ा उतना कॉन्फिडेंस रखिए. एंड बाय द वे दिस इज़ द मॉक टेस्ट, आपका कोई नीट का डायरेक्ट एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हो, ओके. तो ये मॉक टेस्ट है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपना रखना है, मेंटेन करना है. मॉक टेस्ट देने के बाद आप मेक श्योर करें कि आप 2 घंटा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, 1 घंटा निकालिए अपना. मॉक टेस्ट देने के बाद, सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद 1 घंटा निकालिए. उस 1 घंटे में अपना पूरा मॉक टेस्ट रिवाइज़ करिए. पूरा मॉक टेस्ट रिवाइज़ करने का मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शंस पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए. इससे क्या होगा, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो आपके दिमाग में रह जाएगा. और अगर वही सेम क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम पे, ठीक. दिस इज़ व्हाट आई मीन एंड दिस इज़ हाउ आपको अपना पूरा डे जो रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, और देन उसके बाद अपना मॉक टेस्ट पूरा रिवाइज करोगे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज करोगे. और सबसे लास्ट, वीक एरिया. आपने जनवरी में सिलेबस कंप्लीट किया, फरवरी में आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि 3 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं अपने पूरे दिन के रिवीजन को इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके आपने रिवीजन कर लिया. और उसके बाद आपको अपने दिन के 3 घंटे निकालने हैं और आपको उसमें अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करना है. नाउ अब आप इसमें वर्क कैसे करोगे, अभी तक मैंने आपको टाइम टेबल के लिए बताया कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जब आप फरवरी में आओगे ना तब आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना होगा. 15 घंटे तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो कर पाएंगे. तो 12 से 13 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंक्लूडिंग योर मॉक टेस्ट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग,
ठीक है, सब कुछ मिला के आपका 12 से 13 घंटे कंक्लूड करना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर नीट 2021 एग्ज़ाम। तो अगर आप इन 8 पॉइंट्स को और जो भी अलग से मैंने आपको बातें बताई समझाई उन सबको आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, आप अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको एकदम इसको खिलवाड़ नहीं समझना है, मजाक नहीं लेना है। ये आपके करियर को डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड करेगा। तो आपको मेहनत भी नहीं करनी है अभी तक। तो देखो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिन के 10 घंटे पढ़ने हैं, और कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूँगी, विच विल बी वेरी सून अपलोडेड। तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। फ़िलहाल आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ 10 घंटे का, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई लाइक नो प्रोक्रेस्टिनेशन, फॉलो टाइम टेबल, सिलेबस कंप्लीशन, रिविजन, मॉक टेस्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन, कॉन्फिडेंस एंड वीक एरियाज, इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो करो, इन बातों को काफ़ी अच्छे से फॉलो करो, और ये अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो कि मैं इस बार नीट 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा या करूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो, सो अगर आपको कोई भी इसमें गलती वगैरह लगी हो या आपको मेरी वीडियो ना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आप लोग अपना नीट एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर लें। एंड आई ऑल्सो होप कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आप फॉलो करें, और यही सेम पॉइंट्स आपको हर एक वीडियो में मिलेंगे। आप जितनी भी स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस खोलोगे सब में आपको यही पॉइंट्स ही मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें। एंड हाँ, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वेरियस अपडेट्स आपको अब मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।